गर्मी की धूप पूरे आसमान पर फैली हुई थी। शहर की भगदौड़, गाड़ियों का शोर और कंक्रीट के जंगल से दूर एक पुरानी बस धूल उड़ाते हुए कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। इस बस में सूरज और उसकी पत्नी गीता बैठे हुए थे। सूरज खिड़की के बाहर देख रहा था, जहां धान के हरे भरे खेत लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। शहर की अच्छी नौकरी के बाद भी उसकी आत्मा हमेशा अपने गांव की मिट्टी के लिए तरसती थी। गीता उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। आपका चेहरा देखकर ही समझ आ रहा है कि आप कितने खुश हैं। शहर में तो जैसे आपकी मुस्कान ही खो गई थी। सही कहा गीता, शहर में सब कुछ है, पैसा है, बड़ी इमारतें हैं, पर जो सुकून इस गांव की हवा में है वो वहां के एसी कमरे में भी नहीं है। देखो, हमारा गांव अब बस आने ही वाला है। अरे सूरज भाई, तू आ गया। और भाभी जी, आपको भी प्रणाम। सोहन, तू यहाँ कैसे? तुझे कैसे पता चला कि हम आज आ रहे हैं? कका ने बताया था रे। उन्होंने कहा कि सूरज और गीता शहर से लौट रहे हैं। मैंने सोचा कि तेरा बैग उठाने में मदद कर दूं। चल, सब लोग घर पर इंतजार कर रहे हैं। अरे देखो, मेरा बेटा और बहू आ गए। गीता बेटा, आओ अंदर आओ। कितनी कमजोर हो गई है तू शहर में। नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आपके घुटनों का दर्द अब कैसा है? अब सब ठीक है बेटा। तुम दोनों को देखकर मेरा आधा दर्द तो ऐसे ही गायब हो गया। सूरज, शहर की नौकरी कैसी चल रही है? पैसे तो अच्छे मिल रहे हैं ना? गांव में तो खेती का हाल तुम देख ही रहे हो। बारिश का कोई ठिकाना नहीं रहता। पिताजी, नौकरी तो अच्छी है, पैसा भी मिल जाता है, पर वहाँ का माहौल मुझे अंदर से खाली लगता है। मैं सोच रहा हूँ कि अब कुछ दिन यहीं रुकूं। रुकने में कोई बुराई नहीं है बेटा, पर शहर की नौकरी मत छोड़ना। हमने बड़ी मुश्किल से तुझे पढ़ाया है ताकि तुझे इस मिट्टी और धूप में मेहनत ना करनी पड़े। गीता, क्या तुम यहाँ खुश हो? मुझे डर था कि शहर के आराम के बाद तुम्हें यहाँ चूल्हे पर काम करना मुश्किल लगेगा। आप ऐसी बात क्यों करते हैं? मुझे इस घर में, इस आंगन में जो सुकून मिलता है वो शहर के उस छोटे से फ्लैट में कभी नहीं मिला। वहाँ तो पड़ोसी भी एक दूसरे को नहीं जानते। सही कह रही हो। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न मैं हमेशा के लिए यही लौट आऊं। मैं यहाँ के किसानों के लिए कुछ नया करना चाहता हूँ। मैं हर फैसले में आपके साथ हूँ, पर आपको पिताजी को समझाना होगा। उन्हें लगता है कि तरक्की सिर्फ शहर में ही होती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव जाग उठा। पक्षियों की चेचाहट और मंदिर की घंटियों की आवाज ने सूरज की आंखें खोली। वो कपड़े बदलकर सीधे खेतों की तरफ निकल गया। खेत में सोहन पहले से ही हल चला रहा था। सूरज को देखकर सोहन ने अपना काम रोका। अरे सूरज, इतनी सुबह खेत में? शहर बाबू को इतनी जल्दी उठने की आदत कहाँ? सोहन, मजाक मत कर। मैं सच में ये देखना चाहता हूँ कि हमारी जमीन की क्या स्थिति है। मैंने शहर में ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के बारे में बहुत पढ़ा है। भाई, पढ़ने में और करने में बहुत फर्क होता है। हमारे पास ना तो अच्छे बीज हैं, ना ही पानी का सही साधन। अगर बारिश ना हो तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। वही तो मैं बदलना चाहता हूँ। हम आधुनिक तरीके से पानी का संचय कर सकते हैं और कम पानी में भी अच्छी फसल उगा सकते हैं। दोनों दोस्त खेतों की मिट्टी को हाथ में लेकर घंटों बातें करते रहे। सूरज के दिमाग में एक बड़ा प्लान चल रहा था, पर उसे मालूम था कि सबसे बड़ी चुनौती उसके पिताजी को राजी करना था। सूरज, तुमने बताया नहीं कि तुमने शहर की नौकरी से कितने दिन की छुट्टी ली है? वापस कब जाना है? पिताजी, मैं अब वापस नहीं जाना चाहता। मैं अपनी नौकरी छोड़कर यहीं गांव में खेती करना चाहता हूँ। काया, पागल हो गए हो क्या तुम? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस मिट्टी में बहा दी ताकि तुम्हें शहर में इज्जत की नौकरी मिले, और तुम इस दलदल में वापस आना चाहते हो। आप गुस्सा मत कीजिए। सूरज ने कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। उसका दिल अगर यहाँ लगता है तो हम उसे दबा नहीं सकते। तुम चुप रहो राधा। इस लड़के को हालत का अंदाजा नहीं है। जब फसल खराब होती है और कर्जा सर पर चढ़ता है, तब शहर का सुकून याद आता है। गीता, तुमने इसे समझाया नहीं।
पिताजी, मैं उनके फैसले का सम्मान करती हूँ। वो शहर में खुश नहीं थे और उनका मकसद सिर्फ खेती करना नहीं, बल्कि सभी किसानों की मदद करना है। हाँ पिताजी, मैं वही पुरानी खेती नहीं करूँगा, मैं नई तकनीक लाऊंगा। आप मुझे बस 6 महीने का समय दीजिए। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मैं जो आप कहेंगे वो करूँगा। ठीक है, 6 महीने। अगर तुमने कुछ अलग करके नहीं दिखाया तो तुम्हें वापस शहर जाना होगा। अगले ही दिन से सूरज ने अपना काम शुरू कर दिया। सूरज, गांव के लोग कह रहे हैं कि तुम शहर से आकर पागल हो गए हो। सोहन, लोगों का काम है कहना। जब उन्हें नतीजा दिखेगा तो उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हम सही रास्ते पर हैं। हाँ सोहन भाई, आप चिंता मत कीजिए। हफ्ते बीतते गए। सूरज ने खेत में ऑर्गेनिक टमाटर और मिर्च की खेती शुरू की थी। रोज धूप में काम करने की वजह से उसका रंग काला पड़ गया था, पर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। रामचरण जी दूर से खड़े होकर ये सब देखते थे। उनके दिल में डर भी था और थोड़ा सा गर्व भी। 3 महीने गुजर चुके थे। फसलें अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, पर इस साल मॉनसून ने धोखा दे दिया। गांव के बाकी किसानों के खेत सूखने लगे थे। चारों तरफ हाकर मच गया था। रामचरण जी का डर अब सच हो रहा था। मैंने कहा था ना सूरज, इस गांव की किस्मत में सिर्फ सूखना लिखा है। देखो, पूरे गांव की फसल बर्बाद हो रही है। अब तुम क्या करोगे? पिताजी, हमारी फसल अभी भी ठीक है क्योंकि हम ड्रिप इरिगेशन यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। और जो पानी हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक में बचाया था वो अगले 2 महीने के लिए काफी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मेरा बेटा दुश्वारियों में भी रास्ता निकल लेता है। हाँ माँ जी, और सोहन भाई ने भी दिन रात एक कर दिया है। हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुँचेगा। वक्त ने करवट बदली। जब पूरे गांव में आकल जैसा माहौल था, तब सूरज का खेत हरा भरा खड़ा था। टमाटर और मिर्च की पौधा पर फल आने शुरू हो गए थे। गांव के जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, अब वो सूरज के खेत को देखने आने लगे। फसल अब पूरी तरह तैयार थी। टमाटर बिल्कुल लाल और बड़े थे, पर असली चुनौती उन्हें सही दाम में बेचना था। गांव के आदतीस बहुत कम दाम दे रहे थे। सूरज ने फैसला किया कि वो अपना माल सीधे शहर की बड़ी मंडी में बेचेगा, जहां ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड थी। सूरज, शहर की मंडी में माल ले जाना आसान नहीं है। वहाँ के लोग हमें ठग लेंगे। नहीं सोहन, मुझे शहर का अनुभव है। मैं वहाँ के कुछ बड़े मॉल और ऑर्गेनिक स्टोर्स के मैनेजर्स को जानता हूँ। मैंने उनसे बात की है, वो हमें बहुत अच्छा दाम देने को तैयार है। आप दोनों जल्दी से सारे टमाटर पैक कर लीजिए। मैं और माँ जी ने सारी टोकरियाँ साफ कर दी हैं। सूरज, अगर ये माल सही दाम में बिक गया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारा फैसला सही था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सूरज और सोहन ने एक छोटे टेम्पो में सारा माल लोड़ा किया और रात को ही शहर की तरफ निकल गए। घर पर गीता और राधा देवी पूरी रात प्रार्थना करती रहीं। अगली शाम जब टेम्पो वापस गांव लौटा तो सोहन और सूरज के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। उन्होंने उम्मीद से दुगना पैसा कमाया था। जैसे ही वो घर पहुंचे, पिताजी, ये लीजिए हमारी पहली कमाई। शहर में हमारे ऑर्गेनिक टमाटर की इतनी डिमांड थी कि सारा माल 2 घंटे में बिक गया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी सोच को समझ नहीं पाया। तुमने मुझे गलत साबित कर दिया और मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है। काका, अब तो गांव के बाकी किसान भी सूरज से ये तकनीक सीखना चाहते हैं। अब हमारा गांव सच में बदल जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था, मेरा बेटा गांव का नाम रोशन करेगा। गीता, देखो, आज हमारा सपना पूरा हो रहा है। जो मिट्टी कभी लोगों को निराश करती थी, आज वही मिट्टी सोना उगल रही है। ये सब आपकी मेहनत और संकल्प की वजह से हुआ है। मुझे गर्व है कि मैं इस गांव की बहू हूँ और आपकी पत्नी हूँ। सूरज, तुमने दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो और दिमाग में सही ज्ञान हो तो गांव को भी शहर से बेहतर बनाया जा सकता है। अब तुम्हें कभी शहर वापस जाने की जरूरत नहीं है।